देश में अजब गजब बाबाओं वाले मौसम में हम एक ऐसे बाबा की बात करने जा रहे हैं जिस पर भगवान का तो पता नहीं, लेकिन सत्ता की कृपा घनघोर बरस रही है। और इस बाबा का नाम है राम रहीम, जो वैसे तो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है, लेकिन कानून की फाइल में इसकी पहचान हत्या और रेप के दोषी के तौर पर दर्ज है। राम रहीम के बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर वो न्यूज मित्र थोड़ा और परेशान हो सकते हैं जिनकी छुट्टियां दफ्तर में अप्रूव नहीं हो रही हैं। लेकिन जेल में सजा काट रहा राम रहीम अपनी लीव एप्लीकेशन अप्रूव कराने का चैंपियन बन चुका है और उसकी छुट्टियों पर एक बार फिर सरकारी मोहर लगा दी गई है। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राम रहीम फिर 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आ गया है। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम में रहेगा। यहां पहुंचकर राम रहीम ने एक 23 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है, जिसे हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख पर बार बार बरसने वाली इस कृपा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। क्योंकि राम रहीम को इसी वर्ष जनवरी में भी 50 दिन की फरलो मिली थी। वैसे हो सकता है कि सब कुछ नियमों के तहत हो, लेकिन लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर है कि राम रहीम की जगह अगर कोई और कैदी होता तो क्या उसे भी सत्ता से परोल और फरलो वाला आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहता? और वो भी तब जब 2 दिन पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या परोल दी जाए। अब हम राम रहीम को लेकर आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकती। कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर राहत वाला चढ़ावा बाबा पर चढ़ता ही रहता है। गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में सजा काट रहा है, लेकिन अब तक उसे 10 बार जेल से पैरोल या फरलो मिल चुकी है। 2020 में राम रहीम 1 दिन के लिए जेल से बाहर आया था। 2021 में 2 दिन जेल से बाहर रहने की उसे इजाजत मिली थी और 2022 में 91 दिनों तक राम रहीम ने पैरोल और फरलो का सुख उठाया था। 2023 में 101 दिन तक राम रहीम पर आजादी वाली कृपा बरसती रही और 2024 में पैरोल और फरलो वाला ये नंबर 71 दिन का हो जाता है। ऐसे में अगर आप देखें और हिसाब लगाएं तो पिछले 4 वर्षों में गुरमीत राम रहीम पर 266 दिन जेल से बाहर रहने की कृपा बरसी है। यानी राम रहीम को इतनी स्पीड से पैरोल और फरलो मिलती है जैसे वो कैदी ना होकर जेल का कोई विजिटर हो जो कुछ समय के लिए जेल में घूमने आता है और फिर बाहर चला जाता है। सवाल यह है कि इस बाबा पर पैरोल और फरलो वाला इतना चढ़ावा कैसे चढ़ रहा है? आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। कोर्ट ने ऑर्डर किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि जी ऑपरेट अथॉरिटी आ वो इसका डिसीजन करे, तो सानू पता सी उन्होंने डिसीजन की करना, वो पता सी उन्होंने परोल देनी आ हुण 21 दिनों की होगी, गाह मुड़ 21 दिनों तो बाद फिर आऊगे मुड़ के। हुण शायद उन्होंने खुल मिल गई तो 10 वारी भी कर देंगे, तो शायद अंदर ही ना भेजने भी हो सकता। फरलो इस करके मिली है कि वो एक बंदी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ कैदी ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जेल मैनुअल ਹੁੰਦਾ और उस के मुताबिक मिली और उस तो बाहर जाके कुछ नहीं किया। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਦਾ। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी कृपा से बार बार राम रहीम की लीव एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है? क्या इसमें सियासत का भी बड़ा रोल है? क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो फरलो और पैरोल मिली है उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है।
2022 में पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली थी और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की पैरोल मिली और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने थे। जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को जब 40 दिन की पैरोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में वोटिंग थी। उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था और अब अक्टूबर या नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राम रहीम 21 दिन की फरलो पर बाहर है। इसीलिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि राम रहीम पर यह कृपा कहीं वोट चार्जर वाली कृपा तो नहीं है। वैसे अपने न्यूज मित्रों को हम ये भी बता दें कि फरलो और पैरोल में कुछ फर्क होता है। जैसे फरलो सिर्फ सजा याफ्ता कैदी को मिलती है, जबकि पैरोल विचाराधीन कैदी को भी दी जा सकती है। इसके अलावा फरलो वो छूट है जिसे जेल में बंद कैदी स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त करता है। इसे कैदी का अधिकार माना जाता है, जबकि पैरोल के लिए वजह जरूरी होती है। साथ ही ये अच्छे आचरण पर भी निर्भर करती है। इस खबर के नजरिया 9 पर भी गौर कर लीजिए। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, ये भेदभाव नहीं करता, लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह सजा भी वीआईपी और सामान्य कोटे की होती है? हो सकता है राम रहीम को जो पैरोल और फरलो मिल रहा है वो नियमों के तहत हो, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा? इस पर जरा विचार कीजिएगा। अब एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो चीन को, चीन के समर्थकों को और चीन प्रेमियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। यह खबर भारत और मालदीव से जुड़ी है, जिसमें दोनों देशों के बेहतर होते संबंधों का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। इस खबर के मुताबिक मालदीव ने 28 द्वीपों की व्यवस्था को भारत को सौंपने का फैसला लिया। इन 28 द्वीपों पर अब पानी सप्लाई और सीवर से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करने और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने खुद इसका ऐलान किया है। मालदीव में लगभग 1190 द्वीप हैं, जिनमें से 200 द्वीपों पर ही आबादी है। 150 द्वीप ऐसे हैं जिन्हें पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। अब स्थिति ये होने वाली है कि 200 में से 28 द्वीपों की व्यवस्था भारत के हाथ में आ जाएगी। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और मालदीव और भारत के संबंधों में आए तनाव के बाद दोनों देशों में हुआ ये नया समझौता भारत विरोधियों को चुभ सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में भारत समर्थित सरकार का तख्ता पलट हुआ है, ये भारत की कूटनीति के लिहाज से अच्छी खबर है। इसीलिए हमने आज सत्ता में एक छोटी लेकिन असरदार कुंजी तैयार की है। सबसे पहले ये समझिए कि हुआ क्या है। भारत और मालदीव के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत मालदीव के 28 द्वीपों में पानी की सप्लाई और सीवर सफाई का काम अब भारत देखेगा। इस काम के लिए भारत ने मालदीव में 920 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इससे मालदीव के 28,000 लोगों को सीधा फायदा होगा। इस समझौते का ऐलान करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मालदीव के 28 द्वीपों में पानी और नाले से जुड़ी परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर सौंपे जाने के मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। हमेशा मालदीव की मदद करने के लिए मैं भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। वैसे लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि सिर्फ पानी और सीवर की साफ सफाई के लिए मुइज़ू ने 28 द्वीपों की व्यवस्था भारत को क्यों सौंप दी? दरअसल मालदीव में होटलों और रिजॉर्ट्स के लिए कूड़ा फेंकने के सख्त नियम हैं। होटलों और रिजॉर्ट्स के लिए कचरे को अलग अलग करना अनिवार्य है। ठोस कचरे को थिलाफुशी द्वीप पर भेजा जाता है, जहां उसे गलाया जाता है। होटलों और रिजॉर्ट्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका कचरा सही तरीके से पैक और लेबल किया गया हो, ताकि वो सुरक्षित रूप से थिलाफुशी पहुंचाया जा सके। मालदीव में कूड़ा फेंकने के लिए मुख्य स्थान थिलाफुशी द्वीप ही है, जिसे अक्सर गार्बेज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप माले से करीब 7 किलोमीटर दूर है। 1990 के दशक में कचरा फेंकने के लिए इसे एक लैंडफिल के रूप में विकसित किया गया था, जिसके बाद से मालदीव के दूसरे द्वीपों से कचरा इकट्ठा करके थिलाफुशी में फेंका जाता है। कूड़े के निस्तारण के लिए भारत मालदीव को टेक्नोलॉजी और वित्तीय मदद देता है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए थे। पिछले वर्ष 17 नवंबर को सत्ता हासिल करने के बाद
उन्होंने मालदीव में मौजूदा भारतीय सैनिकों को वापस भेजने में काफी तेजी दिखाई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा टर्की और दूसरी यात्रा चीन की थी। सामान्य तौर पर मालदीव के राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा भारत हुआ करती थी। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के कई मंत्रियों ने विवादित बयान दिए थे। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए मुइज़्ज़ू ने उन्हें पद से हटा दिया था। मालदीव में लगातार हो रहे ऐसे फैसलों से यह माना जा रहा था कि चीन समर्थक मुइज़्ज़ू चीन के दबाव में भारत से अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे। लेकिन मालदीव को विपक्षी दलों के दबाव और अपनी जरूरतों को देखते हुए यू टर्न लेना पड़ा और भारत से रिश्ते सुधारने के लिए मुइज़्ज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। माना जा रहा है कि यहीं से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने की शुरुआत हुई। जून में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने भारत की यात्रा की थी और अब जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की यात्रा की, जिसमें मालदीव ने 28 द्वीपों को भारत को सौंपने का ऐलान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 दिनों की मालदीव यात्रा पर चीन की पैनी नजर थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीनी विशेषज्ञों ने रविवार को कहा है कि चीन मालदीव के साथ बहुत खास संबंध या सहयोग की इच्छा नहीं रखता है, जबकि भारत इस इलाके में अपने प्रभुत्व के लिए चीन को एक डर के तौर पर पेश करता है। वैसे चीन के सरकारी अखबार का एस जयशंकर की यात्रा पर नजर रखना ये प्रदर्शित करता है कि चीन छटपटा तो रहा है, लेकिन वो भारत और मालदीव के रिश्ते खराब करने में नाकाम रहा है। एस जयशंकर की इस यात्रा में एक और बड़ा समझौता हुआ है। इन्हीं में से एक समझौता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ा हुआ है। इस समझौते के बाद अब मालदीव में भी लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। आने वाले दिनों में मालदीव में पहला यूपीआई ट्रांजैक्शन देखने को हमें मिलेगा। मालदीव में यूपीआई शुरू होने से पर्यटन को काफी फायदा होगा, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक मालदीव जाते हैं और मालदीव बड़े पैमाने पर भारतीय पर्यटकों पर भी निर्भर करता है। वैसे कूटनीति के जानकारों के मन में यह सवाल है कि भारत पर चीन को प्राथमिकता देने वाले मुइज़्ज़ू फिर से भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को चीन से जितनी मदद की उम्मीद थी उतनी मिल नहीं पा रही है, इसलिए वो फिर भारत की तरफ देख रहे हैं। इससे पहले 23 जुलाई को पेश हुए बजट में भारत ने मालदीव की आर्थिक मदद को घटा दिया था। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद 770 करोड़ रुपए की थी, जो 2024 में सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही रह गई। इससे भी राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को झटका लगा होगा। अब वो फिर से भारत से रिश्ते बेहतर करने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर जब मालदीव संकट में फंसा तो भारत ही उसकी मदद कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को भी ये बात समझ आ रही है कि मुसीबत में कौन साथ देता है, भारत या चीन। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला लहसुन सब्जी है या मसाला? आपके मन में भले ही ये सवाल आया हो या ना आया हो, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि लहसुन मसाला नहीं बल्कि सब्जी है। और ये साफ किया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने लहसुन को सब्जी बताते हुए आज 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात ये कि लहसुन जल्दी खराब होने लगता है और इसीलिए ये एक सब्जी है। दूसरी बात ये कहा कि लहसुन को सब्जी बाजार और मसाला बाजार दोनों जगहों पर बेचा जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में लहसुन के बिकने से किसानों को फायदा होगा। तो भले ही लहसुन सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में बेचा जाए, लेकिन इसे सब्जी मान लिया गया है। दरअसल लहसुन के सब्जी और मसाला होने की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। 2015 में किसानों की मांग पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने लहसुन को सब्जी माना, लेकिन कुछ ही समय के बाद कृषि विभाग ने लहसुन को फिर से मसाले की श्रेणी में डाल दिया। 2016 में आलू प्याज लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने एमपी हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए 2017 में कोर्ट ने लहसुन को सब्जी माना। इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और 2 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। जनवरी 2024 में कोर्ट ने फैसला दिया कि लहसुन को मसाला ही माना जाएगा। लहसुन कमीशन एजेंट्स ने मार्च 2024 में डबल बेंच के आदेश की समीक्षा की मांग की। अब एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा है कि लहसुन मसाला नहीं बल्कि सब्जी है, लेकिन इसे सब्जी मंडी और मसाला मंडी दोनों जगहों पर बेचा जा सकता है। यानी पिछले 7 वर्षों से यही तय हो रहा है कि लहसुन मसाला है या सब्जी। लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये सब्जी हो या मसाला।
तो इसका जवाब यह है कि फर्क पड़ता है, क्योंकि सब्जी और मसाले की बिक्री में कमीशन बदल जाता है। लहसुन को आमतौर पर मसाला माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग भोजन में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि लहसुन एक पौधा है और तकनीकी रूप से इसे सब्जी के वर्ग में डाला जा सकता है, लेकिन कोर्ट में जो लड़ाई पहुंची है उसके पीछे कमीशन वाला गणित है। दरअसल लहसुन मसाला है या सब्जी, ये मामला राजस्थान में भी उठा था। राजस्थान के विक्रेताओं के मुताबिक सब्जी मंडी में बेचने पर बिचौलिए 6% कमीशन देते हैं, लेकिन अनाज मंडी में बिचौलिए केवल 2% कमीशन देते हैं। यही वजह है कि बिचौलिए चाहते हैं कि लहसुन मसाला ही बना रहे, इससे उन्हें कम कमीशन देना पड़ता है, जबकि किसान चाहते हैं कि लहसुन सब्जी में गिना जाए ताकि उन्हें फायदा हो। राजस्थान वाला ये उदाहरण काफी हद तक मध्य प्रदेश पर भी लागू होता है। सब्जी और अनाज मंडी दोनों में लहसुन बेचने की आजादी किसानों के लिए फायदे का सौदा होगी। अब समझिए कि ये तय कैसे होता है कि क्या मसाला है और क्या सब्जी है। इसका एक पूरा विज्ञान है जिसे हम डिटेल में समझाते हैं, आपको उसे समझने की जरूरत है। सब्जियों में पौधे के कुछ विशेष हिस्से जैसे पत्तियां, जड़ें, तने, फल और फूल होते हैं, जबकि मसालों में अधिकतर ऐसे बीज, छाल, जड़, फूल और पत्तियां होती हैं जिनमें आमतौर पर पानी की मात्रा कम होती है। सब्जियों में विटामिन, खनिज और फाइबर होते हैं, जबकि मसालों में कई सूक्ष्म पोषक तत्व और खुशबू वाले कंपाउंड होते हैं। सब्जियों को हम मुख्य भोजन के रूप में पकाकर या कच्चा खाते हैं, जबकि मसालों का इस्तेमाल कम मात्रा में करते हैं। इसे स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों में देखा गया है कि उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और वो नर्म होती है, जबकि मसालों में पानी की मात्रा कम होती है, खुशबू ज्यादा होती है। सब्जी भोजन का मुख्य हिस्सा होता है, जबकि मसाला स्वाद और सुगंध के लिए इस्तेमाल होता है। सब्जी भोजन में ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होती है, जबकि मसालों की मात्रा काफी कम होती है। सब्जी मुख्य भोजन कहलाती है, जबकि मसाला सहायक के रूप में काम करता है। सब्जी में हल्का या प्राकृतिक स्वाद होता है, जबकि मसाले में तीव्र केंद्रित स्वाद और सुगंध होती है। कुल मिलाकर वनस्पति विज्ञान में सब्जियां पौधों के वो भाग हैं जो मुख्य भोजन के रूप में खाए जाते हैं। इनमें पौधों की जड़ें, तने, पत्तियां और फूल शामिल हैं, जबकि मसाला पौधों का वो भाग है जिसका उपयोग भोजन में स्वाद, रंग और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनमें बीज, छाल, जड़ या अन्य भाग शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना की उस तैयारी के बारे में आपको बताते हैं जिसका मूल मंत्र है एक गोली, एक दुश्मन और एक निशान। इस बार तैयारी ऐसी है कि हर गोली पर आतंकियों की मौत लिखी है। 55 आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए हैं। इनकी तलाश में एलओसी के पास सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम ने नौशेरा सेक्टर में जाकर रिपोर्टिंग की है। वहां सेना एक्स्ट्रा अलर्ट पर है। सेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। वहां FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से निगरानी हो रही है। ये वो ड्रोन है जो 5 किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकता है। अगर आतंकी किसी भी घने जंगल में छिपे हैं तो ये ड्रोन आतंकियों को ढूंढ निकालेगा। आप भी TV9 भारतवर्ष की 180 सेकंड की एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट देखिए। जम्मू संभाग के कई जिलों में सेना और सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना किस तरीके से अलर्ट है, इस समय में मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके नौशेरा सेक्टर में। तस्वीरों में आप देखिए सेना के जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये है मेटल डिटेक्टर, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। कुछ इनको मूवमेंट लगी है जिसके बाद यहाँ पर रुकने का इशारा जो है वो यहाँ पर किया गया है। ये भारतीय सेना के स्पेशल स्नाइपर कमांडोज हैं जो यहाँ पर घंटों तक रहते हैं एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पर। ये 2 जवान यहाँ पर स्नाइपर कमांडोज हैं जो तस्वीरों में देख रहे हैं। ये स्पॉटर स्कोप हैं। इसकी रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक की है। अगर आतंकी इस इलाके में आएगा तो इनकी मदद से जो कमांडर है वो निर्देश देगा और उसके बाद जो स्नाइपर है वो उस आतंकी का काम तमाम करेगा। अब 10 घंटे तक इसी तरीके से बैठ सकते हैं कि इससे ज़्यादा भी? इससे ज़्यादा भी बैठ सकते हैं हम। हाँ। लेकिन अभी 10 घंटा हो गया अभी बैठे हुए।
भारतीय सेना के बेड़े में नया हथियार शामिल हुआ है। इस हथियार का नाम है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये देखिए यहाँ पर ये ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल खास तौर पे एंटी टेरर ऑपरेशंस में किया जाएगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किया जाएगा। ये मुख्य खासियत ये है कि ये छोटा होने की वजह से और इसमें इसका जो पंखे के और प्रोटेक्टर है, इसी वजह से ये जंगल के झाड़ियों के अंदर जा सकता है। जहाँ हम खुली आंख से या बड़े ड्रोन से जो हम ना देख पाए, ये जंगल के अंदर जाके उस जगह को अच्छी तरह से निगरानी कर सकता है। इस समय मैं मौजूद हूँ भारतीय सेना के फॉरवर्ड बंकर में। यहाँ पे भी आप जवान देखिए कि किस तरीके से अलर्ट हैं। यहाँ पर जवान जो हैं वो निगेव लेकर हैं और साथ में अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरणों के साथ लगातार लैस हैं। तस्वीरों में आप देखिए एक जवान जो है वो लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में सर्वेलेंस रख रहे हैं। HHTI ये ऐसा इक्विपमेंट है जो रात के समय इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो आप दूसरी दूरबीन देख रहे हैं ये दिन के समय इस्तेमाल की जाती हैं और इन्हीं इक्विपमेंट्स के ज़रिए जो है वो पूरी तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर अलर्ट रहते हैं। हम 24 घंटे इसी तरह से रहते हैं रात के समय, मेन करके रात के समय में, क्योंकि रेस्ट के लिए बहुत समय कम समय मिलता है। अब आपको हिंदुस्तान का एक ऐसा गेम चेंजर हथियार भी दिखाते हैं जिसे सेना के जवान अपने कंधे पर रखकर टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से लेकर सैनिकों की टुकड़ी तक को रोकने और ध्वस्त करने में इस्तेमाल करेंगे। यह हथियार जम्मू कश्मीर के जंगलों से लेकर पाकिस्तान और चीन बॉर्डर तक हर मोर्चे पर सेना को अद्भुत शक्ति देगा। देखने में यह हथियार भले ही छोटा लगे, लेकिन बड़े बड़े टैंकों को पल भर में नष्ट करने की ताकत रखता है। नाम है MPA-TGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये स्वदेशी है। DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया है। इसकी शक्ति और मारक शक्ति वाला वीडियो भी जारी किया गया है, जिसकी झलक आप इस समय देख रहे हैं। यह हथियार के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ा सकता है। बताया जा रहा है कि भविष्य में इसे मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन में भी तैनात किया जा सकता है। जहां तक बात इसकी खूबियों की है तो इसमें हीट यानी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्ट आर्मर ERA कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त कर सकता है। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक है। इसकी ताकत का वीडियो ट्रेलर आप देखिए, कैसे दुश्मन टैंकों पर यह हथियार मौत बनकर बरसेगा। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।